नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप लोग हैं भाई? आई कक्षा शुरू। आओ ज्योतिष सीखें। चलिए एक विशिष्ट कुंडलियों पर चर्चा कर लिया जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट कुंडली है भाई। किसका है इतना इंपॉर्टेंट? क्या रहस्यपूर्ण बातें उसमें है? क्या उस कुंडली के ग्रहों का इंपॉर्टेंस क्या है? कैसी योग उस कुंडली में? तो कहीं ये कुंडली अपने आप में अद्वितीय कही जाएगी। कौन है ये? वही जो आपके देश के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। विशिष्ट क्यों है? इस कुंडली का इतना महत्व क्यों है? अगर देखा जाए तो यह ऐसी पहली कुंडली है जो उम्र के 51वें वर्ष की अवस्था में 50 पूरा होने के बाद 2001 निरंतर सत्तासीन है और मुखिया के पद पर, शीर्ष पद पर, कभी स्टेट में, कभी सेंटर में, कभी प्रदेश गुजरात में, कभी भारत दिल्ली में। 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बने गुजरात के। मुख्यमंत्री पहले बन गए और विधायक बाद में बने और निरंतर बने रहे। तब तक रहे जब तक कि देश के प्रधानमंत्री नहीं हो गए 2014 में। निरंतर 13 वर्षों तक, लगभग 13 वर्षों तक वो गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े वाराणसी उत्तर प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री हो गए। और आज तक देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। खैर देश है, प्रधानमंत्री कई सारे लोग बने, लेकिन इतनी लंबे समय तक अनवरत सत्ता के शीर्ष पर बैठे रहना, ऐसा कोई कुंडली देखा नहीं मैंने। हमारे 2 प्रधानमंत्री और लंबे समय तक रहे हैं, जैसे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेके 1964, देश के आज़ाद होने से लेके सन 64 जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। इंदिरा जी 1966 से लेके 1975 तक, 77 तक। फिर बीच में जनता पार्टी आई, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने। फिर 79 में इंदिरा जी फिर प्रधानमंत्री बन गई और तब तक नहीं जब तक कि 1984 में 1984 अक्टूबर महीने में उनकी दुर्घटना नहीं हुई। खैर ये दोनों लोग भी दीर्घकालिक प्रधानमंत्री थे, पर अनवरत नहीं। इंदिरा जी अनवरत नहीं थी, क्रम टूटा था बीच में, जनता पार्टी बीच में आई थी और वो किसी स्टेट के शीर्ष नहीं थे, कहीं के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो प्रदेश के मुखिया भी थे, मुख्यमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे, और अनवरत बिना किसी ब्रेक के भाई लगातार पिछले कितने वर्षों से 13 वर्ष लगभग गुजरात का ले लिए और 11 वर्ष आगे ले लिए, लगभग 24 साल लगभग हो गए उसी का आसपास। क्या खासियत? और अभी तक किसी पॉलिटिशियन कुंडली आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो इतने लंबे समय तक सत्ता के शीर्ष पे रहा हो, और दोनों पे, स्टेट में भी और राष्ट्र में भी, देश में भी। होता है आपको प्रदेश में मिल जाए, पर ऐसा बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन। बल्कि मेरी जानने में तो ये पहली कुंडली। क्या खासियत इस कुंडली का है? क्या वजह है भाई? क्या कारण है? जैसा हम जानते हैं कि मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ था। कहाँ? महिशाला, गुजरात में, दिन के 10 बजे। ये डेट ऑफ बर्थ उसे कहीं से मिला था, हमें याद है कि 2013 में, 13 में क्या बल्कि 2014 में जनवरी के महीने में मैं अपने बम्बई वाले प्रवास में था, बम्बई में था। मोदी जी के कार्यक्रम में बम्बई गए हुए थे। तो किसी मित्र द्वारा, मुझे अपने प्रिय मित्र द्वारा मालूम हुआ कि साहब मोदी जी आए हैं, और खैर उन्होंने ही बात करके मुझे ये मुहैया किया कि उनका ये डेट ऑफ बर्थ है, ये टाइम, बर्थ प्लेस देखा और मैंने कहा लगता है प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे।
मैंने बोल तो दिया, पर बड़ा उसमें बड़ा कंफ्यूज था कैसी कुंडली है जिसमें देखा जाए तो ग्रह बड़े कमज़ोर है भाई। 17 सितंबर सूर्य नाम का जो ग्रह वो शून्य अंश का ट्रांजिट है, वो 16 तारीख ही जाता है कन्या में, 17 को 10वें घर में ही है, अभी तो 1 डिग्री में नहीं पूरा हुआ कन्या राशि में। मंगल वृश्चिक में शून्य 0054 0054, वो भी एक अंश का नहीं, एक से कुछ कमी है। मरकरी कहा 0049, वो कन्या में है पर वो भी तो शून्य अंश का ही 00 डिग्री का ही है। सैटर्न बूढ़ा है, कितना है 29 38, यानी अपनी उस उम्र में है, इसको बड़ा बूढ़ा खा जाएगा। बृहस्पति नाम का जो ग्रह है वो कुंडली के 5वें खाने में कुंभ में है, अच्छा है, पंचम में अच्छा होता है, ठीक है, अच्छी जगह पर। चंद्रमा वृश्चिक का है, दूसरे भाव में 8-12 डिग्री का, यानी अनुराधा नक्षत्र का है। चलिए क्या वजह है? वजह नंबर 1, पहला वजह है कि जब हम कुंडलियों की देखने की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमें पहले इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उस व्यक्ति का, उस जातक का लग्न क्या है। क्या यहाँ लग्न क्या है? कहा तुला। फिर मैंने कहा उसका सूर्य लग्न का, सूर्य किस राशि में भाई? कहा यहाँ कहा है? कहा कन्या 6 नंबर। फिर मैंने कहा चंद्रमा मनाधीश चंद्रांक कैसा है? कहा वृश्चिक। ये तीनों एक क्रम में हैं, कन्या तुला वृश्चिक 6 7 8, और ऊपर के इलाके में से हम कहते हैं ना जलह प्रधान, लीडिंग एरिया में ये तीनों एक क्रम में हैं। ऐसा क्रम नहीं पाया जाता, ऐसा क्रम हमारे अन्य प्रधानमंत्रियों में किसी मुझे मिला नहीं है। एक बात ये होगी। दूसरी चीज़ है कि इस कुंडली में देखा जाए तो जो 5वें भाव का मालिक शनि है वो, और जो पंचम का कारक है बृहस्पति, दोनों में सह सप्तम का सामंजस्य है। बृहस्पति नाम के ग्रह को 5वें भाव का कारक मानते हैं, और वहाँ कुंभ राशि है, कुंभ का मालिक शनि है, वो कुंडली के एकादश भाव में है, अस्त है, अधिक अंशों में है 29 28 29 28 38 29 38, पर दोनों परस्पर दृष्टिगत हैं। यानी ये जो पंचमेश है एकादश भाव में वो दिख रहा है, और जो पंचमस्थ बृहस्पति एकादश को दिख रहा है। अब एकादश को आय कहते हैं। आय को अगर ज्योतिष के भाषा में दिखाए तो उसे कहते हैं ग्रहणीय, ग्रहण करने वाला। हाँ, शादी कर तुम देखा लोग कैसे आय माने आमदनी, कमाई। अरे नहीं भाई, कमाई नहीं। कहाँ इसकी बड़ी खासियत होती है कि ये बड़ा ग्रहणीय होता है, बड़ा सीखने वाला होता है, बड़ा अनुकरणीय होता है। जहाँ कोई अच्छी चीज़ है पर सीख लिया, कोई अच्छा पॉइंट मिला डायरी में नोट कर लिया, अच्छी ज्ञान की बातें हुई, कोई बड़ी विद्वत्ता की बातें हुई, ध्यान सुन लिया। ये बड़ा अच्छा दोषों से अच्छे गुणों को सीखने में बड़ा माहिर होता है, और अपने व्यक्तित्व से दोषों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जरूरत पड़ने पे बड़ा झुक जाता है, कभी स्टीव भी हो जाता है। आई बात। तो लोगों की तुलना में एक जगह बनाया था, कहते भाई इतने बड़े आदमी और इतने झुके। एक तो ये बात उस कुंडली में एक खासियत है। और जैसा मैंने कहा कि ऋतुओं में जो शरद है इसकी बड़ी विशेषता है, ये ऑलरेडी इसकी जो पर्सनालिटी है वो बड़ी इंटरेक्टिव होती है। यही बात। हालांकि राजनीति में इसका पार्ट महत्वपूर्ण है, पर कला वाला में और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही बात। वैसे भी देखा जाए हमारे देश के मैक्सिमम जो महापुरुष हुए हैं वो इस ऋतु के हुए हैं। शास्त्री जी 2 अक्टूबर, गांधी जी 2 अक्टूबर, पंडित नेहरू 14 नवंबर, इंदिरा जी से आगे हेमंत ऋतु 19 नवंबर। एक बात ये हो गई, ये कुंडली का महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। हालांकि ऐसे लोगों के कमज़ोर होने से उसे कहा जाता है ना कि उनके सबकॉन्शियस का बड़ा ओवर एक्टिव होना या ओवर अवेयरनेस, किसी इंसान का बहुत ज़्यादा जागरूक होता ना, एक बड़ा असुरक्षा महसूस करना जो कॉन्शियस को और एक्टिव कर देता है, तो अपने कार्यों को बड़ी अच्छे ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। वेरी कॉन्शियस माइंड। जैसे मान लो कोई ताला बंद किया और उसको ताले को 2 बार चेक कर लिया, ठीक से बंद है कि नहीं बंद है। एक अब तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ वो है कि यह ध्यान से
देखने की। अभी पिछले दिनों हम बात कर रहे थे चंद्रमा, राहु, केतु जो वायु ग्रह हैं। मैंने कहा संप्रेषण, संदेशवाहक, मैसेंजर, फैलाना, फैला देना, एक्सपोज कर देना, वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब काम हवा का है, वायु का है। ये संदेशवाहक है, ये दूत है, ये मैसेंजर है। इसी से चीज़ें चल रही हैं, चीज़ों मोमेंट है, जितने पदार्थ सब में मोमेंट है इस वायु का। खैर, यहाँ तो लगनी ही बड़ी वायु है। अब बात आती है इस कुंडली में कि जो राहु नाम का प्लेनेट है वो कुंडली के छठे भाव में, छठे भाव में मीन राशि है, यानी मीन में राहु बैठा है, ये बृहस्पति की राशि है। और ठीक सामने जो कुंडली का 12वां भाव, जहाँ कन्या राशि है, वहाँ सूर्य तो है ही है, बुध तो है ही है, वहाँ केतु बैठ गया। कन्या में केतु बैठ गया और मीन में राहु बैठ गया। पर क्या ऐसा समीकरण कुंडलियों में भी होता है? कहाँ? मैंने कहा दो और हमारे दीर्घकालीन प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। अगर उनकी कुंडली को भी गौर से देखा जाए तो उनका कर्क लगन है, और उनके कुंडली में भी अगर देखा जाए तो कुंडली का जो छठा भाव है, जो कुंडली का खस्त भाव है, उस कुंडली में अगर ध्यान से हम गौर फरमाएं तो हम ये पाएंगे कि उस कुंडली में भी जो राहु केतु का समीकरण है ना, वो छठे और 12वें भाव में है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप स्वयं भी देख लें, ज़्यादा अच्छी बात होगी। आइए, ये रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 14 नवंबर 1989 का जन्म है, 1889, रात के 9:30 बजे। आइए, यहाँ देखा जाए तो छठे भाव में धनु राशि है, बृहस्पति है, वहाँ केतु बैठा है, और ठीक 3 नंबर में जो 12वां भाव है वहाँ राहु बैठ गया। यानी यहाँ राहु केतु भी 3-9 में, मैंने बृहस्पति और बुध की राशियों में है। थोड़ा उल्टा है, यहाँ राहु मीन में है और वहाँ जो राहु है वो मिथुन में। और अब तीसरी बात आता है, अगर इंदिरा जी कुंडली देखा जाए तो वहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है। उस कुंडली में भी अगर देखा जाए ध्यान से तो आपको मिलेगा आइए इसको भी देख लिया जाए। हाँ, ये कुंडली है 19 नवंबर 1917। यहाँ जो राहु नाम का ग्रह है वो कहाँ बैठा है? कहाँ? धनु में, और केतु कहाँ? मिथुन में। मैंने नेहरू जी में उल्टा है, नेहरू जी में केतु धनु का है और राहु मिथुन में, और इंदिरा जी में ये राहु धनु का छठे भाव में, बृहस्पति की राशि का छठे भाव में, और केतु बुध की राशि का 12वें भाव में। मोदी जी कुंडली में राहु मीन का छठे भाव में और केतु 12वें भाव में। ये राहु केतु का जो समीकरण है ये तीनों कुंडलियों में, यानी ये वायु ग्रह भी बड़े प्रभावशाली होते हैं। इनके प्रभाव अन्य ग्रहों के समीकरणों के साथ इनके प्रभाव बहुत बढ़ जाते हैं, और इनके प्रभाव को हम नकार नहीं सकते। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम गौर से देखें तो और गहराई में जाएं, हम इस कुंडली के नवांश चार्ट को तैयार कर लेते हैं। अब जो लगन है वो 17-54 डिग्री का है मोदी जी कुंडली में, माने ये छठा नवांश होगा। अब तुला का छठा नवांश कौन सा होता भाई? कहा उसको मीन कहते हैं। नवांश लगन मीन है। यहाँ भी एक अच्छा समीकरण है कि जो कुंडली का भाग्येश मंगल है वो 5म भाव में है, कर्क राशि, और जो पंचम भाव का जो कारक ग्रह बृहस्पति है वो 9वें भाव में, चंद्रमा 7वें भाव में है। यहाँ भी जो बृहस्पति मंगल का संबंध है वो बड़ा अच्छा है। जो बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है, अच्छा महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। और यहाँ देखा तो कुंडली का जो ईशान कोण का इलाका वो करीब करीब बड़ा मजबूत है। पर यहाँ भी जो राहु केतु हैं वहाँ यहाँ भी छठे और 12वें खाने में है। राहु सिंह राशि में, नवांश कुंडली में सिंह राशि में छठे भाव में, और केतु 12वें भाव में कुंभ राशि में है। यानी यहाँ भी उस 6 और 12 का कॉम्बिनेशन है। ऐसा क्या खासियत है कि राहु और केतु भी ऐसा उत्कृष्ट कार्य ज्योतिष में करते हैं? हाँ, छाया का अपना बड़ा प्रभाव होता है। हम छाया के प्रभाव को निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप स्वयं देख लें, जो बड़े विशाल वृक्ष हुआ करते हैं जिनकी छाया बड़ी तीव्रतर होती है। पुराने गांव का बरगद कितनी छाया होती है,
पर जो छायादार वृक्ष हैं उनके नीचे दूसरे वृक्ष पनप नहीं सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते। जब कोई वृक्ष लगा भी दिया जाए, कैसा यहाँ छाया पड़ी, ये वृक्ष आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा, सूख जाएगा। अतः जब यहाँ रहते हैं तो जो उनके अपोनेंट होते हैं, जो उनके विरोधी होते हैं, उन्हें कमजोर कर देते हैं, वीक कर देते हैं और इनको आगे कर देते हैं। तो पहला फायदा ये कि यह एक अच्छा मजबूत शत्रुहंता योग पैदा करता है। दूसरा ये कि ऐसी जो प्रतिभा होती है उसको टैक्टफुल प्रतिभा कहते हैं। अपनी चीज़ों को कैसे प्रस्तुत करें, कैसे व्यक्त करें, चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण, आपने कहा कितनी ज्ञान की बातें कही है, इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं, पर कैसे हमने पुटअप किया, गृहिणी ने भोजन कैसा बनाया, इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, पर अपने मेहमान को कैसे उसने प्रेजेंट किया, थाली में डेकोरेट कैसे किया और किस स्टाइल के साथ उसने नैगिंग किया, वही इंप्रेशन ऑफ उस मेहमान का होगा, वो इतने इंप्रेस हो जाएगा। ये क्षमता ऐसे समीकरण बहुत अच्छी होती है इंप्रेशन। पर कभी एक बात है तो पूछ भी देते हैं कि जो इस कुंडली की फैमिली लाइफ को देखा जाए तो बड़ा खास दिखाई नहीं देता है। ठीक बात, प्रश्न अच्छा है, उचित प्रश्न ही है। ऐसा क्यों? जब भी हम फैमिली की बातें करते हैं तो हम बातें करते हैं कुंडली उस पक्ष का, उस इलाके का जो रात्रि प्रधान है। रात्रि प्रधान इलाका कौन सा है? कहा द्वितीय भाव से लेके कुंडली के छठे भाव तक लग्न से इधर का जो इलाका है वो रात्रि का इलाका है। फिर अष्टम से लेके लगन तक का जो हिस्सा है वो दिन का इलाका है। और रात्रि का इलाका बड़ा खाली है कुंडली में। उसका मालिक जो रति का जो शनि होता है, वो शनि नाम का जो प्लेनेट है वो बूढ़ा है, 29-38 डिग्री का है। और कहाँ है? सिंहस्थ, सूर्य की राशि, अपने अपोनेंट की राशि में। और कुंडली का जो चौथा भाव है, जो परिवार का केंद्र बिंदु कहते हैं, उसे ठीक 8वें खाने में है। और सूर्य से शनि का जो संबंध है वो 2-12 का है, 2 हो गया। वहाँ इन 5 ग्रहों का उस कोण पे इकट्ठा हो जाना, इसे कहते हैं प्रवर्जा। प्रवर्जा एक अच्छा योग है, लेकिन ये आइसोलेट कर देता है, अकेलापन कर देता है, पारिवारिक संलिप्तता को कमजोर कर देता है। अतः निश्चित तौर पर जो पारिवारिक संगठन होता है, जो परिवार से इंसान का एक आत्मिक जुड़ाव होता है, जुड़ाव कहें या कहें, एक तरह से उस संबंधों के निर्वहन करने वाला पार्ट होता है ना, वो बड़ा कमजोर पड़ जाता है, वहाँ कहीं तालमेल नहीं बैठता है, तो उस पार्ट को कमजोर कर देता है। यही इस कुंडली का समीकरण है, यही वो कॉम्बिनेशन है, यही वो ग्रहों की क्रीड़ा है जो हमारे मोदी जी को इतना दीर्घकालिक सत्तासीन किया और किस पद पर, बड़े शिखर पदों पर, उच्च पदस्थ होकर। ये शायद इतिहास के उल्लेख में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कहा जाएगा। चलिए और बातें करेंगे कल वाले एपिसोड में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।